और जो पीएच को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है एसिड बेस बैलेंस। तो देखते हैं एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। तो अपन जो एसिड और जो बेस होता है इन दोनों के बीच जो इक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो होता है एसिड बेस बैलेंस। तो देखते हैं एसिड बेस बैलेंस क्या है। तो एसिड बेस बैलेंस है उसको अपन किससे मेजर करते हैं, जो पीएच स्केल है। और वो पीएच स्केल जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, सोरेनसन के द्वारा 1909 में। उसके बाद में पीएच अपन ने देख लिया था कि पीएच क्या होती है, नेगेटिव लोगरिथम होती है जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है यदि हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो आपकी जो पीएच है वो डिक्रीज होगी, और यदि हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो आपकी जो पीएच है वो क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है। उसके बाद में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों, जो एसिडोसिस और एल्केलोसिस दोनों की कंडीशन को ही क्या होते हैं, कोज करते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो पीएच होती है, जनरली अपने ब्लड की जो पीएच होती है 7.35 टू 7.45 जो होती है ब्लड की पीएच। ठीक है। अपनी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच है, फिर जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.35 टू लेकर के 7.45 के बीच में रेगुलेट होती है। अगर ये पीएच लेस देन 7.35 होती है तो जो कंडीशन कोज होती है उसको बोलते हैं एसिडोसिस, और अगर ये पीएच मोर देन 7.45 होती है तो जो कंडीशन कोज होती है उसको बोलते हैं एल्क्लोसिस। तो जब जब पीएच बढ़ेगी तो जो कंडीशन कोज होगा वो होगा एल्केलोसिस का। ठीक है। और यदि जो पीएच कम होगी तो जो कंडीशन कोज होगी वो होगी एसिडोसिस का। तो ये क्या होता है कि अगर पीएच बढ़ती है तो एल्केलोसिस होता है, और यदि पीएच कम होती है तो जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, एसिडोसिस। ठीक है। अब देखते हैं जो एसिड होता है वो क्या होता है, बेस होता है वो क्या होता है। तो एसिड होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप जब वाटर को ऐड करते हो तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपके प्रोटोन को क्या करते हो, डोनेट करता हो। जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटोन को डोनेट करेगा, और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसको क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जब वो प्रोटोन को तो क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो या फिर डोनेट करता हो, और हाइड्रोजन आयन है उसको वो प्रोड्यूस करता हो। अब इसका एग्जांपल है, एक तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और सेकेंड वन है कार्बनिक एसिड। ठीक है। तो जो ऐसे सॉल्यूशन जो कार्बन, जो प्रोटोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटोन आयंस होते हैं, उसको तो डोनेट करता हो, और हाइड्रोजन आयंस को क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो, उसी सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और इसका जो एग्जांपल है HCl है, और H2CO3 कार्बनिक एसिड होता है। जो HCl होता है इस HCl को बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड। और इस HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज HCl डोनेट प्रोटोन एंड इट आयोनाइज्ड कंप्लीटली एंड इट आयोनाइजेस इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। जब इस HCl को अपन तोड़ते हैं, जब ब्रेक करते हैं इसको, तो ब्रेक करने के बाद में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, किस किस में, हाइड्रोजन आयंस में, और उसके अलावा क्लोराइड्स के अंदर। ठीक है। तो जब आप HCl को ब्रेक करते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान तो ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में और क्लोराइड में। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होने की वजह से ही इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। उसके बाद में जो कार्बनिक एसिड होता है उस कार्बनिक एसिड को वीक एसिड बोलते हैं। और इस कार्बनिक एसिड को वीक एसिड बोलने का कारण क्या है, क्योंकि जब भी आप इसको ब्रेक करते हो तो ये इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है। और जब आप कार्बनिक एसिड को ब्रेक करते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान तो ये किस किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और उसके अलावा बाइकार्बोनेट में। ठीक है। तो क्या देखा है अपन ने, एसिड वो सब्सटेंस होता है या सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वो प्रोटॉन को डोनेट करता हो और हाइड्रोजन आयंस को वो प्रोड्यूस करता हो, जिसका एग्जांपल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बनिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जो क्या होता है कंप्लीटली आयोनाइज्ड, और जो कार्बनिक एसिड होता है उसको वीक एसिड बोलते हैं, जो कि क्या होता है इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड। उसके बाद में आता है बेस। तो बेस वो सॉल्यूशन होता है जो प्रोटॉन को क्या करता हो, एक्सेप्ट। एसिड होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और जो एसिड होता है वो डोनेट करता है। बेस इज ए सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन आयंस। अगर आपकी बॉडी में जो पीएच है वो कम होती है तो ये जो बेस सॉल्यूशंस होता है वो इसके साथ में क्या करता है, रिएक्शन। ठीक है। और रिएक्शन करके आपकी जो पीएच होती है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। ठीक है। तो इसलिए ही बेस क्या होता है बॉडी में
जरूरी होता है। ठीक है, अब जब बेस का एग्जाम्पल है, एक तो है बाइकार्बोनेट आयन और एक है अमाइनो ग्रुप। तो जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो हाइड्रोजन आयन्स के साथ में रिएक्शन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बनिक एसिड में। और जो अमाइनो ग्रुप होता है वो इस हाइड्रोजन आयन्स के साथ में रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन आयन्स के साथ में रिएक्शन करके NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो अपने क्या देखा, बेस वो सॉल्यूशन होता है जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता हो और इसके अलावा एसिड के साथ में रिएक्ट करके उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता हो, वो क्या होता है, बेस होता है। बेस की अपन जो एग्जांपल होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयन और एक होता है अमाइनो बाइकार्बोनेट ग्रुप और इसके अलावा अमाइनो ग्रुप। ये दो जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं इस बेस के एग्जाम्पल। तो अगर जो बाइकार्बोनेट आयन है वो हाइड्रोजन आयन के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका फॉर्मेशन करेगा कार्बनिक एसिड का, और जो अमाइनो ग्रुप है वो हाइड्रोजन आयन्स के साथ में रिएक्शन करके किसका करता है, अमोनियम का। ठीक है, तो उसके बाद में आते हैं बफर। तो बफर क्या होता है, बफर होता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी पीएच बदलने से रोकता हो। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी पीएच है उसको बदलने से रोकता हो, वो ही सॉल्यूशन क्या कहलाता है, बफर, रेजिस्ट पीएच चेंज। ठीक है, जो आपकी पीएच होती है उसको बदलने से रोकने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसी को अपन बफर कहते हैं। अब ऐसे मानते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो आपके पास में बेस है, तो उस बेस को एसिड की तरफ जाने से और उसको न्यूट्रल होने से रोकने वाला जो काम होता है वो किसका होता है, इसे बफर का काम होता है। अब बफर की डेफिनेशन देखें तो अपन क्या होता है, द ग्राम ऑफ एसिड एंड एल्केलाइन। एसिड और एल्केलाइन का वह ग्राम जो जरूरी होता है आपकी एक यूनिट में, एक लीटर की जो एक यूनिट पीएच होती है उसको बदलने के लिए। अगर आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसकी 1 यूनिट चेंज करनी है और इस 1 यूनिट को चेंज करने के लिए आपको कितने ग्राम एसिड और बेस की जो जरूरत होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। तो ग्राम ऑफ एसिड and alkaline which is required to change pH of 1 unit of 1 liter buffer solution। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की 1 यूनिट पीएच को बदलने के लिए आपको कितने ग्राम ऑफ एसिड और एल्केलाइन की जरूरत होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की जो बफरिंग कैपेसिटी होती है वो इसको बोला जाता है, जो आपकी सॉल्यूशन की एसिड और एल्केलाइन के लिए जरूरी होता है। उसके बाद में आता है एल्केलाइन रिजर्वर। एल्केलाइन रिजर्वर, रिजर्वर का मीन्स होता है किसी भी चीज को एक्स्ट्रा, जो एक्सेसिव चीज है उसको स्टोर करके रखना और जब आपको रिक्वायर्ड होती है उस टाइम पे आप उसका यूज कर सको। तो एल्केलाइन रिजर्वर क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो बाइकार्बोनेट आयन अपनी बॉडी में क्या होते हैं, रिजर्वर। ठीक है, और जब आपकी पीएच कम होती है, जब पीएच आपकी कम होती है तो उस कम पीएच के दौरान ये क्या करते हैं, इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ में ये जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ में हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, वो होता है एल्केलाइन रिजर्व। तो देखते हैं, इट इज बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट का रिजर्व होता है, तो बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन होता है जिसकी टोटल जो नॉर्मली वॉल्यूम होती है ब्लड में होती है 24 mmol पर लीटर टू ओवरकम द एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं अपनी बॉडी में ही बनते हैं और ये क्या करते हैं, जो एसिड होता है उस एसिड की एसिडिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपनी बॉडी में जो एसिड होता है उसको। और ये जो बाइकार्बोनेट रिजर्व होता है अपनी बॉडी में एसिड की तुलना में 20 गुना ज्यादा होता है, 20 टाइम्स हायर होता है इन कंपैरिजन टू द एसिड। इट इज 20 टाइम्स हायर देन द एसिड, सो दैट नोन एज एल्केलाइन रिजर्व। ये अपनी बॉडी में जो एल्केलाइन रिजर्व होता है वो बेस की तुलना में 20 टाइम्स हायर होता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एल्केलाइन रिजर्व बोलते हैं। और जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट आयन होता है अपनी बॉडी के अंदर वो होता है 22 टू 26 mmol पर लीटर, 26 से 26 mmol पर लीटर, जो इस बाइकार्बोनेट आयन की नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है अपनी बॉडी में। उसके बाद में आता है नेक्स्ट वन, पीके वैल्यू। तो देखते हैं दोस्तों पीके वैल्यू क्या होता है। तो पीके वैल्यू क्या होती है, पीके वैल्यू होती है वो जनरली आपको ये बताती है कि आपके पास में जो सॉल्यूशन है वो एसिड होगा या फिर एल्केलाइन, और अगर उसके अंदर जो सबस्टांस होता है उस सबस्टांस की जो एसिड के साथ में बाइंड होने की कैपेसिटी
या फिर जो एक प्रोटॉन का मोलिक्यूल होता है उसको कितना टाइटली वो हेल्ड करके रखता है, इस चीज के बारे में जो बताता है वही क्या होता है, आपकी पीके वैल्यू होती है। तो पीके वैल्यू होती है वो एक नंबर होता है जो आपको बताता है कि आपका जो एसिड होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो आपके पास में प्रोटॉन को टाइट करने की उससे कितनी वैल्यू होती है, और वो किसके द्वारा बॉन्ड किया जाता है, बोर्न स्टेट एक एसिड होता है, बोर्न स्टेट एसिड। और बोर्न स्टेट एसिड क्या होता है, एक सबस्टांस होता है जो डोनेट करता है प्रोटॉन को किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या होती है, बोर्न स्टेट एसिड के द्वारा प्रोटॉन को हेल्ड करने की पावर, और एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है इसको मेजर करने के लिए आपके पास में जो एक नंबर निकल के आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीके वैल्यू बोलते हैं। जिसका फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन में द पीके वैल्यू इज नेगेटिव log बेस 10। ठीक है, जो पीके वैल्यू होती है वो log 10 बेस होती है। ठीक है, ऑफ द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ए लोअर पीके वैल्यू इंडिकेट्स ए स्ट्रोंगर एसिड। जिससे सॉल्यूशन की पीके वैल्यू कम होगी वो उतना ही स्ट्रोंग एसिड होगा। ठीक है, और जिसकी पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही वीक एसिड होगा। एंड जैसे किसी भी सॉल्यूशन की यदि पीके वैल्यू कम है तो स्ट्रोंगर एसिड होगा। एंड ग्रेटर एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, और उसकी सबसे ज्यादा प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी होती है। और अपन ने पीछे क्या देखा था कि जो एसिड होता है वो एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट, एसिड होता है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो जितना उस सॉल्यूशन में डोनेट करने की कैपेसिटी होगी उतना ही वो एसिड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड, इस लैक्टिक एसिड की जो पीके वैल्यू है वो है 3.8, जो कि लोअर एसिड लोअर होता है, मीन्स किसकी तुलना में, एसिटिक एसिड की तुलना में। जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस लैक्टिक एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो 3.8 होती है, और जबकि इस एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो होती है 4.8। ठीक है, तो जिसकी पीके वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो जो लैक्टिक एसिड है उसकी जो पीके वैल्यू होती है वो एसिटिक एसिड की तुलना में कम होती है, इसलिए लैक्टिक एसिड होता है वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, और एसिटिक एसिड होता है इसकी तुलना में कम होता है। जो पीके वैल्यू एट विच एसिड इज हाफ आयोनाइज्ड, पीके पीएच है वो पीएच जिसके ऊपर हाफ आयोनाइज्ड हो जाए एसिड। ठीक है, इसमें साल्ट की वॉल्यूम भी एक हो जाए और एसिड का जो वॉल्यूम है वो भी एक हो जाए, तो वो उसी को आप क्या बोलते हो, पीके वैल्यू बोलते हो। वह पीएच जिसके ऊपर जो एसिड होता है वो हाफ आयोनाइज्ड हो जाए उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीके वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद में जो पीके वैल्यू है वो नियरली यदि बॉडी पीएच हो तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले बताया था कि आपकी जो ब्लड की पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.35 से लेकर की 7.45। ठीक है, यही तो होता है आपकी ब्लड की और वैसे बॉडी की। ठीक है, तो इसकी पास में जिस चीज की पीकी वैल्यू होगी, जिस सॉल्यूशन की पीकी वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है जो आपकी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट वन आता है हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन। तो देखते हैं क्या होता है हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन। हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन में क्या होता है, आपकी जो एसिड और कंसन बेस इन दोनों की कंसंट्रेशन का आपकी पीके वैल्यू के साथ में क्या रिलेशन होता है, इसी चीज को देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन का। ठीक है, तो हेंडरसन हेसलबेक का इक्वेशन किस लिए यूज होता है, आपकी कंसंट्रेशन जो होती है एसिड और बेस की उसका पीके वैल्यू के साथ में क्या रिलेशन होता है, इस चीज को देखने के लिए अपन हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इट डिस्क्राइब्स ए रिलेशन बिटवीन पीके वैल्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे इसका जो इक्वेशन है वो है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस log बेस और एसिड, जिसमें अपन ने बेस होता है वो हमेशा इंडिकेट करता है आपकी बाइकार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को। ठीक है, और जो एसिड होता है वो कार्बनिक एसिड को। ठीक है, तो जो बेस और उसके बाद में एसिड, इसका इस पीकी वैल्यू के साथ में क्या रिलेशन होता है उसी को ही अपन किससे इंडिकेट करते हैं, पीए से। तो बाइकार्बोनेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रेगुलेशन, तो आपका जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो होता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन, मेटाबॉलिक रेगुलेशन। ठीक है, और जबकि जो कार्बनिक एसिड होता है वो रेगुलेशन होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन।
ठीक है। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो होते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन, जबकि कार्बनिक एसिड होता है वो होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। तो मीन्स जब जब मेटाबॉलिक की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जैसे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, उस दौरान आपका बाइकार्बोनेट आयन होता है वो जिम्मेदार होता है,